नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। आज उसी श्रृंखला में हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर जो भी नए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें इसको, और बेल आइकन को दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम बढ़ते हैं इस श्रृंखला में आगे। पहले प्रश्न की तरफ देखिएगा। पहला प्रश्न, चलिए दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आपका। 1 किलोबाइट किसके समान होता है? मतलब दोस्तों, केबी का पूरा नाम क्या होता है? किलोबाइट। किलोबाइट। तो 1 किलोबाइट जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिएगा, 1024 बाइट। दूसरा 100 KB। तीसरा 1024 KB। और चौथा 1024 की घात 2 बाइट। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 1024 बाइट। वैसे दोस्तों, हमने देखा था कि 1 किलोबाइट जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। और 1 मेगाबाइट की बात करते हैं, मेगाबाइट को MB से दर्शाते हैं। तो 1 मेगाबाइट में होता है 1024 किलोबाइट। 1 मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होते हैं? 1024 किलोबाइट होते हैं। और दोस्तों, बात करते हैं 1 गीगाबाइट में। तो गीगाबाइट को अपन GB से दर्शाएंगे। तो 1 गीगाबाइट में होते हैं 1024 मेगाबाइट, मतलब MB। 1 GB में होते हैं 1024 MB। 1 MB में कितने KB होते हैं? तो 1024 KB। और 1 टेराबाइट की बात कर लेते हैं, 1 TB टेराबाइट। 1 टेराबाइट में होते हैं 1024 गीगाबाइट, GB होते हैं। 1 टेराबाइट में होते हैं 1024 गीगाबाइट। और दोस्तों, 1 बाइट जो होता है, 1 बाइट, इस 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8 बिट। कितने बिट होते हैं? 8 बिट। और 1 निबल का मान कितना होता है? 1 निबल बराबर होता है 4 बिट। कितना होता है? 4 बिट। और बिट होती है दोस्तों कंप्यूटर की स्टोरेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है आपके बिट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा। मॉनिटर में रिफ्रेश दर किस में मापा जाता है? पहला ऑप्शन है DPI। दूसरा है हर्ट्ज। तीसरा MM। और चौथा पिक्सल। तो दोस्तों, मॉनिटर में रिफ्रेश दर जो मापी जाती है वो मापी जाती है हर्ट्ज में। किस में मापते हैं? हर्ट्ज में इसको मापा जाता है। हर्ट्ज में रिफ्रेश दर को मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर कौन सा है, अपने को बताना है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन दे रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तीसरा पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। और चौथा शेयरवेयर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होता है वो होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, ये ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न, ये रहा चौथा प्रश्न आपका। डेस्कटॉप पर सबसे नीचे स्थित बार को क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप के नीचे जो सबसे नीचे डेस्कटॉप कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों, ये इस प्रकार का डेस्कटॉप होता है। तो डेस्कटॉप के नीचे सबसे नीचे यहाँ पर जो स्थित बार होता है, इस बार को क्या नाम देते हैं दोस्तों? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन आपका टाइटल बार। दूसरा मेन्यू बार।
तीसरा स्क्रॉल बार और चौथा टास्क बार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टास्क बार। डेस्कटॉप के नीचे जो सबसे नीचे बार बना हुआ है इसको कहते हैं टास्क बार। वैसे दोस्तों डेस्कटॉप होता क्या है, तो कंप्यूटर के ऑन होने पर जो स्क्रीन हमारे को दिखाई देती है, कंप्यूटर जब ऑन होता है तो उस समय जो इसकी स्क्रीन दिखाई देती है उसी स्क्रीन को कहते हैं डेस्कटॉप। और दोस्तों डेस्कटॉप के 3 भाग होते हैं। पहला होता है टास्क बार। क्या होता है टास्क बार? ये क्या होता है, ये डेस्कटॉप के नीचे सबसे नीचे वाले भाग में पट्टीनुमा संरचना होती है। ये पट्टीनुमा संरचना आपको जो दिख रही है इसी को कहते हैं टास्क बार। और दूसरा होता है आइकन। आइकन क्या होता है दोस्तों, कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर एक छोटे चित्रात्मक रूप में आपको दिखाई देते हैं। छोटे फाइल और फोल्डर यहाँ पर आपको बने हुए दिखाई देते हैं इस प्रकार के, यहाँ पर इसके स्क्रीन के ऊपर। तो इन को कहा जाता है आइकन, जिनके ऊपर माउस से क्लिक करने पर ये ओपन हो जाते हैं, ये कहलाते हैं आइकन। तो डेस्कटॉप का दूसरा भाग होता है आइकन। और इसका तीसरा भाग होता है वॉलपेपर या फिर बैकग्राउंड। तो वॉलपेपर या बैकग्राउंड क्या होता है, डेस्कटॉप पर जब हम कोई भी पिक्चर या फाइल को बैकग्राउंड के रूप में सेट करते हैं तो वो होता है आपका वॉलपेपर। तो डेस्कटॉप के 3 भाग होते हैं दोस्तों। पहला होता है टास्क बार, दूसरा आइकन और तीसरा वॉलपेपर। और टास्क बार क्या होता है, डेस्कटॉप के नीचे सबसे नीचे जो पट्टीनुमा भाग बना होता है उसी को कहते हैं टास्क बार। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है डीएमपी, दूसरा इंकजेट, तीसरा लेजर और तीसरा चौथा प्लॉटर। तो दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर का जो उदाहरण है वो है आपका डीएमपी। क्या है? डीएमपी। पहले बात करते हैं दोस्तों प्रिंटर क्या होता है। प्रिंटर क्या होता है? तो दोस्तों ये एक आउटपुट डिवाइस है। पहली बात तो प्रिंटर कैसी डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। ये दस्तावेजों और चित्रों को प्रिंट करती है। क्या करती है? दस्तावेजों और चित्रों को प्रिंट करती है और सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। यही आपका कहलाता है प्रिंटर। और प्रिंटर होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं प्रिंटर। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं दोस्तों, देखो एक तो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा होता है डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर। तीसरा इसका उदाहरण होता है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर। चौथा इसका उदाहरण है चेन प्रिंटर। चेन प्रिंटर। और पांचवा उदाहरण है इसका ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं दोस्तों। डॉट मैट्रिक्स होता है, डेजी व्हील प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर होता है, चेन प्रिंटर होता है और ड्रम प्रिंटर होता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण की बात करते हैं तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण देखिएगा दोस्तों। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसके उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें आता है एक तो लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। दूसरा आता है इसमें फोटो प्रिंटर, फोटो प्रिंटर। तीसरा आता है इसमें इंक जेट प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर। चौथा आता है इसमें पोर्टेबल प्रिंटर, पोर्टेबल
पोर्टेबल प्रिंटर, और एक आता है थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर। तो ये आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण होते हैं दोस्तों। लेजर प्रिंटर होता है, फोटो प्रिंटर होता है, इंकजेट प्रिंटर होता है, पोर्टेबल प्रिंटर होता है और थर्मल प्रिंटर होता है। ये है प्रिंटर के उदाहरण दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे से पूछा गया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होगा डीएमपी। डीएमपी को कहते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये होता है आपका डीएमपी इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न छठवां, स्क्रीन के ऊपर या डॉक्यूमेंट के ऊपर जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका एंटर, दूसरा एंड, तीसरा पेज अप और चौथा एंटर। तो दोस्तों किसी भी स्क्रीन के ऊपर या डॉक्यूमेंट के ऊपर जाने के लिए हम पेज अप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पेज अप का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सातवां प्रश्न, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है आपका इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा प्रोसेस, चौथा हार्डवेयर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका आउटपुट। क्या होगा? आउटपुट। तो प्रोसेस डाटा को कहते हैं अपन आउटपुट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों BIOS किसका भाग है। BIOS किसका भाग होता है। पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा लेन और तीसरा वेन और चौथा रोम। तो दोस्तों BIOS जो होता है ये आपके रोम का भाग होता है। किसका भाग होता है? रोम का। और वैसे BIOS जो होता है इसका पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये BIOS का पूरा नाम होता है। और BIOS किसका भाग होता है? तो ये रोम का भाग होता है, रीड ओनली मेमोरी का। वैसे दोस्तों रैम का पूरा नाम हमने बता दिया था आपको। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और लेन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, और वेन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है 9वां, रिक्त स्थान दे रखी है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचना आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है, उसको अपन क्या कहते हैं। मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक कॉम्बिनेशन बनाने वाला कंप्यूटिंग डिवाइस जो होती है, जो इनके बीच सूचना का आदान प्रदान करने की सुविधा देती है, उसको किस नाम से जानते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका नेटवर्क, दूसरा पेरिफेरल, तीसरा एक्सपेंशन बोर्ड और चौथा डिजिटल डिवाइस। तो दोस्तों नेटवर्क इसका सही आंसर होगा। नेटवर्क एक ऐसा माध्यम होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है और कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा। 10वां प्रश्न आपका, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर का ब्रेन या दिमाग कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका रैम चिप, दूसरा डाटा इनपुट, तीसरा CPU और चौथा सेकेंडरी स्टोरेज। तो दोस्तों कंप्यूटर का ब्रेन जिसे कहा जाता है वो है आपका CPU। क्या है? CPU। और CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब केंद्रीय नियंत्रण इकाई। तो सीपीयू को कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन दे रखा है स्टेटमेंट, दूसरा एरर, तीसरा सिग्नेचर और चौथा एव बी दोनों। तो पहली बात तो बग क्या होता है दोस्तों? वैसे बग शब्द का हिंदी में मतलब होता है कीड़ा, और लेकिन कंप्यूटर की भाषा में इसे प्रोग्राम में दोष, त्रुटि या एरर कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका एरर। तो कंप्यूटर में बग जो होता है वो एक एरर होता है दोस्तों, इसका सही आंसर एरर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो ऑप्शन दे रखा है, पहला एनिएक, दूसरा एडवेक, तीसरा एडसेक और चौथा यूनिवेक। तो दोस्तों पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जो था वो था आपका एनिएक। क्या था? एनिएक। और एनिएक का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर ये होता है एनईए का पूरा नाम, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन था? एनईए था। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 13वां देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा, विंडो वर्ल्ड वाइड, दूसरा है वेब वर्किंग विंडो, तीसरा वर्ल्ड वर्किंग वेब और चौथा वर्ल्ड वाइड वेब। तो दोस्तों www जो है इसका जो पूरा नाम है वो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। पूरा नाम इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 14वां, सीपीयू का क्या अर्थ है? सीपीयू का क्या अर्थ होता है? पहला ऑप्शन दे रखा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, तीसरा सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट और चौथा कंट्रोल प्रोग्राम यूसेज। तो दोस्तों सीपीयू जो होता है इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपका सही आंसर होगा ए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक और शेयर करते रहना। चलिए 15वां प्रश्न देखिएगा, www के आविष्कारक व संस्थापक कौन है? वैसे www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो इसका आविष्कार करने वाले और इसके संस्थापक जो है वो कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन आपका टिम बर्नर्स-ली, दूसरा एन रसेल, तीसरा ली एन फियोन और चौथा बिल गेट्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका टिम बर्नर्स-ली, जो www के आविष्कारक और संस्थापक दोनों है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका इसमें दे रखा है साइबर स्पेस, दूसरा अपलोड, तीसरा प्रकाश भंडारण और चौथा मॉडेम। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है,
लेकिन जो ज़्यादा बार पूछे जाते हैं उनकी भी चर्चा होती रहेगी इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रकाश भंडारण। प्रकाश भंडारण जो होता है ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली में नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न 17वां। पहले अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहला जो अंकीय कंप्यूटर था उसमें क्या था, इसकी बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, दूसरा वॉल्व, तीसरा कोड स्मृति और चौथा अर्धचालक स्मृति। तो दोस्तों आपके इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर होगा आपका वॉल्व। पहला जो अंकीय कंप्यूटर था उसमें किसका प्रयोग किया गया था? वॉल्व का प्रयोग किया गया था। वैसे दोस्तों बात करें कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां थी, तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं अभी तक। बात करें पहली पीढ़ी की, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, दोस्तों पहली पीढ़ी जो है ये कब शुरू हुई थी? तो 1946 से लगाकर ये 1956 तक चली थी। 1946 से लगाकर 1956 तक चली थी। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? वैक्यूम ट्यूब। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब का। दोस्तों दूसरी पीढ़ी की बात करते हैं। देखिएगा कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी कब स्टार्ट हुई थी? तो पहली पीढ़ी चली थी दोस्तों 1946 से 56 तक, तो 1956 तो होगा। और 1956 से लगाकर ये चली थी 1964 तक। और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का। द्वितीय पीढ़ी चली थी 1956 से 1964 तक और द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। बात करते हैं तीसरी पीढ़ी। तो देखिएगा तीसरी पीढ़ी बात करें तो तीसरी पीढ़ी स्टार्ट हुई थी दोस्तों आपके 1964 से 1973 तक चली थी। 1964 से 1973 तक चली थी ये पीढ़ी। और बात करते हैं कि इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किसका प्रयोग किया गया? तो इसमें प्रयोग किया गया एकीकृत परिपथ का। एकीकृत परिपथ कह दो या फिर सर्किट कह दो। एकीकृत सर्किट जो होते हैं उनका प्रयोग किया गया तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। और तीसरी पीढ़ी स्टार्ट कब हुई थी? 1964 से 1973। चलिए अगले प्रश्न की तरफ या अपने कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की बात करते हैं। तो देखिएगा चौथी पीढ़ी, दोस्तों कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी जो थी वो स्टार्ट हुई थी 1973 से और चली थी 1982 तक। 1973 से 1982 तक। और इसमें इसके कंप्यूटरों में जिसका प्रयोग किया गया था वो था माइक्रो प्रोसेसर। क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था दोस्तों चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। और बात करते हैं पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। कौन सी पीढ़ी? पांचवी पीढ़ी। और पांचवी पीढ़ी चली थी 1982 से और अभी वर्तमान तक चल रही है। कहाँ तक? वर्तमान तक यही पांचवी पीढ़ी चल रही है। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में कृत्रिम बुद्धि का किसका प्रयोग किया गया? कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट का और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का और पांचवी पीढ़ी में कृत्रिम बुद्धि का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा 18वां प्रश्न। अनुपम क्या है? अनुपम जो है वो क्या है? पहला ऑप्शन आपका एक शोध संस्थान, दूसरा एक सुपर कंप्यूटर, तीसरा नवनिर्मित
प्रक्षेपातर और चौथा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों अनुपम जो है वो एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो पहला ऑप्शन देखिएगा सीडेक, दूसरा आईआईटी कानपुर और तीसरा बीएआरसी और चौथा आईआईटी दिल्ली। तो दोस्तों भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास करने वाली जो संस्था थी उसका नाम था सीडेक। क्या नाम था? सीडेक। और सीडेक का पूरा नाम होता है दोस्तों सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ये होता है दोस्तों सीडेक का पूरा नाम। तो सीडेक कंपनी ने भारत के अंदर परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखिएगा, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है परम पदम, दूसरा फ्लोस लवर मार्क, तीसरा चिप्स और चौथा अनुपम। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा सुपर कंप्यूटर परियोजना चलाई जो गई थी वो थी अनुपम। क्या थी? अनुपम। दोस्तों प्रश्नों के आंसर देते रहो और इसको शेयर भी करते रहो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? तो चलिएगा पहला ऑप्शन देखिएगा, पहला है बिट, दूसरा बाइट, तीसरा रिकॉर्ड और चौथा फाइल। तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है दोस्तों बिट। क्या होती है? बिट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 22वां, स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम का संबंध जो है वो किस विषय से है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है कंप्यूटर, दूसरा कला, तीसरा संगीत और चौथा खेल। दोस्तों स्पैम जो होता है ये कंप्यूटर से संबंधित होता है। स्पैम एक प्रकार के विशेष प्रकार के ईमेल होते हैं दोस्तों जो आपके बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं और आपने देखा होगा आपके फ़ोन पर भी स्पैम के रूप में ईमेल प्राप्त होता है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 23वां देखिएगा, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है। मतलब डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं या कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है मेगा हर्ट्ज, दूसरा संप्रतीक प्रति सेकंड, दूसरा बीट प्रति सेकंड और चौथा नैनो सेकंड। तो दोस्तों डाटा के प्रेषण की गति को मापा जाता है बीट प्रति सेकंड में। किस में मापते हैं? बीट प्रति सेकंड में। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? भारत की सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपका इन्फोसिस, दूसरा टीसीएस, तीसरा विप्रो और चौथा एचसीएल टेक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टीसीएस। भारत के अंदर सबसे बड़ी जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो है आपकी टीसीएस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर की स्थायी समिति को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की जो स्थायी समिति होती है उसको अपन क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा रोम, तीसरा सीपीयू और चौथा सीडी रोम। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो स्थायी समिति है उसको कहा जाता है रोम। क्या कहते हैं? रोम एक स्थायी मेमोरी होती है
और रैम एक अस्थायी मेमोरी होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन निर्गम उपकरण नहीं है? निर्गम उपकरण कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन देखिएगा, इंकजेक मुद्रक, दूसरा प्लॉटर, तीसरा लक्षण अभिज्ञाता और चौथा स्पीकर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है लक्षण अभिज्ञाता। लक्षण अभिज्ञाता जो होता है ये निर्गम उपकरण नहीं होता, बाकी आपके ये तीनों निर्गम उपकरण के उदाहरण हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर के जो आईसी चिप होते हैं वो आम तौर पर किसके बने होते हैं? तो पहला ऑप्शन आपका क्रोमियम के, दूसरा है सिलिकॉन के, तीसरा है सीसा के और चौथा है कॉपर के। तो दोस्तों कंप्यूटर के जो चिप बनते हैं, आईसी चिप, वो बनते हैं आपके सिलिकॉन के। किसके बनते हैं? सिलिकॉन के। और सिलिकॉन एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है और इसे अर्धचालक की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा? अर्धचालक। मतलब सिलिकॉन एक प्रकार का अर्धचालक भी है। तो कंप्यूटर के आईसी चिप जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है? कंप्यूटर के आंकड़ों में जो त्रुटियां आती है उनको प्रदर्शित कौन करता है? पहला ऑप्शन है चिप, दूसरा बाइट, तीसरा बग और चौथा बिट। तो दोस्तों कंप्यूटर में जो त्रुटियां प्रदर्शित की जाती है वो बग के द्वारा। बग को अपन एरर भी कहते हैं, त्रुटि भी कहते हैं। तो यह आपके एरर के द्वारा काम में ली जाती है। मतलब त्रुटियां जो होती है उनको अपन बग या एरर कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो पहला ऑप्शन देखिएगा प्रिंटर, दूसरा कीबोर्ड, तीसरा माउस और चौथा प्रचालन तंत्र। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रचालन तंत्र। प्रचालन तंत्र जो होता है ये एक यंत्र सामग्री नहीं होती है। बाकी प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस आपके यंत्र सामग्रियों में आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 30वां प्रश्न देखिएगा, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। पहला ऑप्शन है आपका फाइबर से, दूसरा सेमीकंडक्टर से, तीसरा प्लास्टिक से और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है दोस्तों सेमीकंडक्टरों से। सेमीकंडक्टर को हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। क्या कहते हैं? अर्धचालक। और कंप्यूटर के चिप बनते हैं सिलिकॉन अर्धचालक से। किसके बनते हैं? सिलिकॉन अर्धचालक से बनते हैं। तो कंप्यूटर के आईसी चिप बनाने में काम में लाते हैं सेमीकंडक्टर, जिनको हिंदी में कहते हैं अर्धचालक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार करने वाले कौन थे? पहला ऑप्शन है आपका मार्कोनी, दूसरा एलन एम ट्यूरिंग, तीसरा ग्राहम बेल और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ग्राहम बेल जो है इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार करने वाले थे जॉन मोकली और इसके साथ में थे प्रेस्पर एकल्ट। जॉन मोकली और प्रेस्पर एकल्ट नाम के दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं?
वैसे 1 मेगाबाइट होता है 1024 किलोबाइट के बराबर। 1 मेगाबाइट किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। लेकिन कंप्यूटर की भाषा में पूछा जाए तो इसका जो ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन दे रखा है 1 लाख, दूसरा 10 लाख, तीसरा 10,24,000 और चौथा 10,48,576। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 10,48,576। 1 मेगाबाइट में बाइट का मान होता है 10,48,576। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है। कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो किसको नष्ट करता है? पहला ऑप्शन है आंकड़ों को, दूसरा उपकरणों को, तीसरा प्रोग्राम को और चौथा हार्डवेयर को। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा प्रोग्राम। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम को डिलीट कर देता है, नष्ट कर देता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है आपका डाटा, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा हार्डवेयर और चौथा सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों हार्डवेयर मतलब ऑप्शन देखिएगा, पहला है डाटा, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा हार्डवेयर और चौथा सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हार्डवेयर। हार्डवेयर एक ऐसा भाग होता है जिसको अपन स्पर्श नहीं कर सकते, केवल उसको अपन देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को अपन छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आता है आपका 35वां, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन टेप, दूसरा डिस्क, तीसरा प्रिंटर और चौथा बस। तो दोस्तों डॉट मैट्रिक्स जो होता है ये प्रिंटर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्रिंटर का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा 36वां, कौन सा पार्ट कंप्यूटर का ब्रेन है? ये पहले भी आ चुका था दोस्तों अपने। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसको कहते हैं? पहला ऑप्शन सीपीयू, दूसरा मॉनिटर, तीसरा रैम और चौथा रोम। तो कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है दोस्तों सीपीयू को। किसको कहते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? पहला ऑप्शन है आपका इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा सॉफ्टवेयर और चौथा स्टोरेज। तो दोस्तों कंप्यूटर प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। वैसे हमने पिछले वीडियो में इनपुट आउटपुट डिवाइस के उदाहरण देखे थे, या प्रिंट डिवाइस क्या होती है उसके बारे में देखा था। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है आपका रैम, दूसरा रोम, तीसरा सीपीयू और चौथा सीडी रोम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को रोम कहते हैं। मतलब परमानेंट या स्थायी मेमोरी क्या होती है? रोम होती है, और रैम होती है अस्थायी मेमोरी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहला ऑप्शन है आपका गूगल, दूसरा अल्टा विस्टा, तीसरा साइंस डायरेक्ट और चौथा ऑरकुट। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा साइंस डायरेक्ट। साइंस डायरेक्ट कोई सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल, अल्टा विस्टा और ऑरकुट ये तीनों आपके सर्च इंजन होते हैं। याहू इस प्रकार के सर्च इंजन होते हैं। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न देखिएगा, एक निब्बल कितने बिटों का होता है? एक निब्बल जो होता है उसमें कितने बिट होते हैं?
ये वैसे हमने पिछले वीडियो में भी देखा था प्रश्न, और इस वीडियो में और देख रहे हैं। पहला ऑप्शन देखिएगा 16, दूसरा 32, तीसरा 4 और चौथा 8। तो एक निब्बल होता है 4 बिट का। कितने बिट का? एक निब्बल में होते हैं 4 बिट। एक निब्बल बराबर 4 बिट होते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। और एक बाइट जो होता है, एक बाइट जो होता है उसमें होते हैं 8 बिट। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। तो दोस्तों ये थे कंप्यूटर से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, और अगला जो वीडियो आएगा वो आपके साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, पोषक पदार्थ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनमें से पूछे जाएंगे आपको, और उसका अगला वीडियो आएगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।